आज से कोई 20-25 साल पहले आपको अपनी कोई कहानी या बस एक छोटा सा विचार दुनिया के सामने रखना होता, तो आपको क्या करना पड़ता? बहुत चक्कर काटने पड़ते। बिल्कुल। शायद किसी अखबार के दफ्तर के बाहर खड़ा होना पड़ता, संपादकों को लंबी-लंबी चिट्ठियां लिखनी पड़ती। या फिर किसी प्रकाशक की मिन्नतें करनी पड़ती। और इन सब के बाद भी इस बात की कोई गारंटी तो थी नहीं कि आपकी आवाज किसी तक पहुंचेगी भी या नहीं। हाँ, एकदम सही कहा। और इसी विषय को गहराई से समझने के लिए द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का विषय है ब्लॉगिंग की दुनिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संभावनाएं और विवाद। और आज की इस चर्चा का जो आधार है, वो साहित्यकार और पत्रकार अजामिल द्वारा लिखा गया एक बहुत ही शोधपरक लेख है। जी, जिसमें हिंदी ब्लॉगिंग के शुरुआती दौर, साहित्य पर इसके प्रभाव और इससे जुड़े कई गहरे विवादों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। देखिए, ये सिर्फ इंटरनेट के इतिहास की कोई आम चर्चा नहीं है। मतलब ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव की अभिव्यक्ति के लोकतंत्रीकरण का बहुत बड़ा मामला है। तो चलिए, हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे इंटरनेट पर मौजूद एक साधारण सी डिजिटल डायरी ने साहित्य के बड़े-बड़े दिग्गजों को चुनौती दे दी। कैसे इसने लेखन को आम आदमी के हाथों तक पहुंचाया। तो आइए इस विषय की परतें खोलते हैं। इस विषय की परतें खोलते समय हमें सबसे पहले इस लोकतंत्रीकरण वाले पहलू पर ही ध्यान देना होगा। अजामिल के लेख से ये बहुत साफ हो जाता है कि जब भी कोई नई तकनीक आती है तो वो सिर्फ एक उपकरण नहीं लाती, वो पूरा सिस्टम बदल देती है ना। है ना? सही कहा, वो सोचने का तरीका बदलती है। और सबसे बड़ी बात, वो सत्ता का संतुलन बदल देती है। पुरानी व्यवस्था, जिसे हम गेट कीपिंग कहते हैं, उसमें मुट्ठी भर लोग तय करते थे कि क्या छपेगा। हम्म और ब्लॉगिंग ने इस गेट कीपिंग को ही खत्म कर दिया। लेकिन जब ये बदलाव हो रहा था तो जाहिर है जो स्थापित लोग थे उन्हें ये पसंद तो नहीं आया होगा। बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और यहीं से विवादों की शुरुआत हुई। हाँ, मुझे लेख का वो हिस्सा याद आ रहा है, जो सुनने वालों को शायद थोड़ा चौंका दे। हिंदी साहित्य में नामवर सिंह जी का नाम तो सब जानते ही हैं। वो तो एक संस्था की तरह है हिंदी आलोचना में। तो हुआ ये कि जब इंटरनेट पर हिंदी ब्लॉगिंग बस शुरू ही हुई थी, हम्म। नए लेखक बड़े उत्साह से लिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चलो अपनी बात कहने का एक नया मंच मिल गया। नया जोश था लोगों में। पर जब नामवर सिंह जी ने इन शुरुआती हिंदी ब्लॉगों को पढ़ा तो उन्होंने एक झटके में इसे क्या कहा था? हाँ, कचरा लेखन करार दे दिया। कचरा लेखन। हाँ, जरा सोचिए, हिंदी के इतने बड़े आलोचक की तरफ से इतनी सख्त टिप्पणी। वो टिप्पणी उस समय सच में एक बम की तरह गिरी थी साहित्य जगत में। शुरुआती ब्लॉगर्स तो बहुत निराश हुए होंगे इससे। निराशा तो थी, पर अगर हम गहराई से सोचें तो इसके पीछे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था उनका। तो फिर क्या था? मतलब क्या ये एक तरह का बौद्धिक अहंकार नहीं था कि हम तय करेंगे साहित्य क्या है? अ, ऐसा लग सकता है, लेकिन लेख के विश्लेषण से समझ आता है कि ये दरअसल साहित्य की गरिमा को लेकर उपजी एक गहरी चिंता थी। चिंता? किस बात की चिंता? देखिए, जब आप जीवन भर एक ऐसे अनुशासन में रहे हों जहां हर शब्द छपने से पहले कई बार परखा जाता है, कोई संपादक उसे देखता है, तो बिना किसी गेटकीपर के रातों रात पब्लिश होने वाली सामग्री आपको डराएगी ही। मतलब उन्हें क्वालिटी गिरने का डर था। बिल्कुल। पारंपरिक विद्वानों को लग रहा था कि अगर बिना किसी छन्नी के हर इंसान लेखक बन जाएगा तो भाषा का स्तर गिर जाएगा, तार्किक बहसें खत्म हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि इंटरनेट पर तो कोई पहरेदार था नहीं, कोई बताने वाला नहीं था कि आपका लेख अभी छपने लायक नहीं है। सही बात है। और इसी वजह से हर तरह की आधी अधूरी सामग्री बाहर आ रही थी। इसी सैलाब को देखकर नामवर जी ने उसे कचरा कह लिया था। वैसे आज सोशल मीडिया का जो हाल है, उसे देखकर तो लगता है कि उनका डर कहीं ना कहीं सच ही साबित हुआ। कुछ हद तक हाँ। लेकिन अजामिल के लेख में इस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। वो इलाहाबाद वाले सेमिनार की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। इलाहाबाद में हुए उस सेमिनार का जिक्र इस पूरी बहस का टर्निंग पॉइंट है। तो वहां ऐसा क्या हुआ था? मैंने पढ़ा था कि वो कोई आम गोष्ठी नहीं थी। नहीं, वो दरअसल दो अलग-अलग पीढ़ियों का और दो अलग माध्यमों का आमना-सामना था। वहां हिंदी ब्लॉगिंग से जुड़े कई युवा लेखक भी थे और मंच पर खुद नामवर सिंह भी मौजूद थे। अरे वाह! तो फिर तो काफी तीखी बहस हुई होगी। असल में वहां जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अच्छा। जिस आलोचक ने कुछ समय पहले इस माध्यम को कचरा कहा था, उसी ने भरे मंच से ब्लॉगिंग की असीम संभावनाओं को स्वीकार कर लिया। मतलब उन्होंने अपनी राय बदल ली? हाँ, नामवर सिंह ने माना कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता ब्लॉग की दुनिया दे रही है, उसे अब नकारा नहीं जा सकता। ये तो उन
नए लेखकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही होगी। बहुत बड़ी जीत थी। और इस बदलाव को समझाने के लिए नामवर जी ने वहां एक बहुत ही गहरा और सटीक रूपक इस्तेमाल किया था। उन्होंने ब्लॉगिंग की ताकत की तुलना परमाणु ऊर्जा से की। परमाणु ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, हाँ, ये तुलना तो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। कैसे? आप बताइए। मतलब एक तरफ आपके पास असीमित ऊर्जा है और दूसरी तरफ भयंकर तबाही का डर भी है। बिल्कुल सटीक पकड़ा आपने। यही उनका असली संदेश था। तो उनका कहना था कि जैसे परमाणु ऊर्जा से आप बिजली बना सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, हाँ, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल आप एक परमाणु बम बनाने और पूरी मानवता को खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं। बाप रे! मतलब ब्लॉगिंग भी ऐसी ही एक दोधारी तलवार है। एकदम, ये समाज को जागरूक कर सकती है, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज उठा सकती है। लेकिन अगर इसमें जिम्मेदारी ना हो तो ये भयंकर अफवाहें और समाज में जहर भी फैला सकती है। तो मतलब मशीन तो लोगों के हाथ में आ गई थी, लेकिन उसे चलाने की समझ या लाइसेंस अभी समाज के पास नहीं था। बिल्कुल सही। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेख में विभूति नारायण राय के विचार आते हैं। हाँ, उनका वो शैशव अवस्था वाला तर्क। जी, उनका कहना था कि भारत में ब्लॉग लेखन अभी अपनी शैशव अवस्था में है, मतलब अपनी इन्फेंसी में है। तो जब कोई चीज घुटनों के बल चलना सीख रही हो तो हम उससे दौड़ने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और शैशव अवस्था का मतलब सिर्फ नया होना नहीं है। इसका मतलब है कि ये माध्यम अभी अपनी पहचान तलाश रहा था। और शायद पाठकों की भी तो आदत नहीं थी ना तब तक। स्क्रीन पर इतने लंबे लंबे लेख पढ़ना आम नहीं था। यही तो विभूति नारायण राय का तर्क था। केवल इंटरनेट पर किसी चीज के आ जाने से वो रातों रात लोकप्रिय नहीं हो जाएगी। हाँ, डिजिटल रूप में साहित्य को पचाने की एक अलग आदत विकसित होनी जरूरी थी, जो उस समय तो हमारे यहाँ बिल्कुल नदारद थी। और ये आदत इतनी जल्दी विकसित हो भी नहीं सकती थी। इसी बिंदु पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष अली अहमद फातमी की बात बहुत अहम हो जाती है। फातमी साहब ने तो इस पूरी तकनीकी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया था, एक सांस्कृतिक मोड़। हाँ, किताब बनाम इंटरनेट की बहस। उन्होंने याद दिलाया था कि इंसान का किताबों के साथ जो एक भावनात्मक रिश्ता है, उसे कोई कंप्यूटर स्क्रीन इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकती। वो रिश्ता बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, वो कागज को छूने का एहसास, उसकी महक, पन्ने पलटने की जो एक आवाज होती है। ये सब सिर्फ पढ़ने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारी पूरी संस्कृति का हिस्सा है। सही बात है। फातमी साहब इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि इंटरनेट की प्रत्यक्ष पहुंच अभी भी सीमित है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? उनकी सबसे बड़ी चिंता फिर से वहीं आकर टिकती है, जिम्मेदारी और विवेक पर। फिर से वही गेटकीपर वाली बात। हाँ, जब आपके हाथ में एक ऐसा मंच हो जहां कोई संपादक आपके शब्दों को नहीं काट रहा, तो आप पर खुद अपना संपादक बनने की जिम्मेदारी आ जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती। उसकी कीमत जिम्मेदारी होती है, ये तो एक बहुत बड़ा सच है। लेकिन क्या इस डर से हमें ब्लॉगिंग के फायदों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेख में ब्लॉगिंग के समर्थकों का पक्ष भी बहुत मजबूती से रखा गया है। हाँ, ब्लॉगर ज्ञानदत्त पांडे की एक बात मुझे बहुत रोमांचित करती है। उन्होंने कहा था कि ब्लॉगिंग के जरिए हिंदी भाषा का एक नया भूगोल तैयार हो रहा है। एक नया भूगोल। हाँ, मतलब उस भौगोलिक और भाषाई सीमा को तोड़ा जा रहा था जिसमें हिंदी अब तक बंधी हुई थी। देखिए, पारंपरिक रूप से तो हिंदी की किताबें छपती थीं और उत्तर भारत के कुछ खास शहरों की दुकानों तक ही पहुंच पाती थी। पर ब्लॉग्स ने इस सीमा को खत्म कर दिया। दक्षिण भारत में बैठा कोई व्यक्ति हो या विदेश में बैठा कोई भारतीय, वो न सिर्फ हिंदी पढ़ सकता था बल्कि उसमें अपने विचार लिख भी सकता था। ये तो भाषा के विस्तार की एक अभूतपूर्व घटना थी। और इसका प्रभाव इतना गहरा था कि केवल नए और युवा लेखक ही नहीं बल्कि उदय प्रकाश जैसे सुप्रसिद्ध और स्थापित कथाकार भी इस मंच पर आ गए। जब मुख्यधारा के बड़े साहित्यकार अपने विचारों और रचनाओं के लिए ब्लॉग का इस्तेमाल करने लगे, तो ये इस बात का प्रमाण है कि इस नए माध्यम को अब गंभीरता से लिया जा रहा था। लेकिन इन स्थापित लेखकों को इंटरनेट पर खींचकर कौन सी चीज ला रही थी? इस माध्यम की सबसे क्रांतिकारी ताकत, और इसका जिक्र ब्लॉगर ब्रिजेश राव ने बहुत अच्छी तरह किया है। अच्छा, कौन सी ताकत? लेखक और पाठक के बीच तत्काल संवाद। तत्काल संवाद, हाँ। पहले तो एक किताब लिखी जाती थी, महीनों तक प्रकाशक के पास पड़ी रहती थी। फिर वो छपती थी, फिर बाजार में आती थी। और अगर कोई पाठक उसे पढ़ता भी था तो लेखक तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाने में शायद सालों लग जाते थे। कोई सीधा संपर्क था ही नहीं। लेकिन ब्लॉगिंग ने इस पूरी समय सीमा को सेकंडों में समेट दिया, एक जादू की तरह। ब्रजेश राव का तर्क तो बहुत स्पष्ट है इसमें। हाँ,
वे कहते हैं कि भले ही आज लोग ब्लॉग को गंभीर कविता या साहित्य का मुख्य मंच ना माने, लेकिन हम इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक मंच है, जहां एक लेखक अपना लेख पोस्ट करता है और कुछ ही मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने से पाठक उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। तुरंत कमेंट कर सकता है, और कई बार तो मूल लेख से ज्यादा दिलचस्प बहस उन टिप्पणियों में चल रही होती है। बिल्कुल। ये जो इंस्टेंट फीडबैक है ना, ये किसी भी लेखक के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि उसकी बात लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। लेकिन जहां एक तरफ ये तेजी से जुड़ती दुनिया बहुत आकर्षक लगती है, वहीं इस लेख में एक बहुत जमीनी डर का भी जिक्र किया गया है। वो डर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने जाहिर किया था। जी हाँ, और उनकी चिंता आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनकी चिंता तकनीक की उस गति को लेकर थी जो इंसानों को पीछे छोड़ देती है ना? बिल्कुल। उनका सवाल था कि जिस तेजी से ये तकनीकी बदलाव आ रहा है, उसमें गैर तकनीकी लोगों के लिए भविष्य में क्या जगह बचेगी। हाँ, जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, इंटरनेट की बारीकियों को नहीं समझते, क्या उनके लिए अपनी बात कहने का कोई मंच बचेगा? ये तो वैसी ही बात हो गई कि पहले साक्षर और निरक्षर के बीच एक खाई थी। और अब डिजिटल साक्षर और डिजिटल निरक्षर के बीच एक नई दीवार खड़ी हो गई। सही कहा। क्या ये नया माध्यम सच में सबको साथ लेके चल रहा था? या फिर अनजाने में ही सही एक नए तरह का कुलीन वर्ग तैयार कर रहा था जिसके पास इंटरनेट की ताकत थी? ये एक बहुत ही ज़ाया सवाल है। जब भी संचार का माध्यम बदलता है, तो जो लोग उस तकनीक पर कब्जा कर लेते हैं, वे नए युग के गेटकीपर बन जाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन अजामिल के लेख में इस तकनीकी बहस के बीच एक बहुत ही खूबसूरत मानवीय पहलू भी सामने आता है। वो कौन सा? अकेलेपन से लड़ने वाला पहलू। ओहो, हाँ, ये एक बहुत ही अहम सामाजिक मोड़ है इस चर्चा का। लेख में बताया गया है कि ब्लॉगिंग सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं था, इसने एक डिजिटल समुदाय का निर्माण किया। देखिए, ये सुनकर किसी को थोड़ा अजीब लग सकता है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन कैसे किसी का अकेलापन दूर कर सकती है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, जो इंसान अपने आसपास के माहौल में खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है, जिसके विचारों से उसके पड़ोसी या परिवार वाले सहमत नहीं हैं। हाँ, उसे इंटरनेट पर हजारों मील दूर बैठे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बिल्कुल उसी की तरह सोचते हैं। और यही तो डिजिटल समुदाय है। ब्लॉगिंग ने लोगों को अपने अपने डिजिटल मोहल्ले बसाने की आजादी दी थी। लोग एक दूसरे के ब्लॉग पढ़ते, रोजाना टिप्पणियां करते और बिना एक दूसरे से मिले ही एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव में बंध जाते। और आज तो ये स्वरूप बहुत आगे निकल चुका है। अब बात सिर्फ लंबे टेक्स्ट तक सीमित नहीं है। हाँ, लेख के साथ अब वीडियो, पॉडकास्ट और तो और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। लोग अपने विचारों को प्रारूप देने के लिए या संपादन के लिए डिजिटल उपकरणों और एआई की मदद ले रहे हैं। लेकिन उपकरण चाहे कितने भी बदल जाएं, जो रचनात्मकता और मौलिकता है, वो तो अब भी इंसान की ही देन है। तकनीक सिर्फ एक माध्यम है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्लॉगिंग की ये दुनिया दो महत्वपूर्ण ध्रुवों के बीच खड़ी है। एक तरफ ये बिना प्रकाशक के आम नागरिक की स्वतंत्र और लोकतांत्रिक आवाज है। और दूसरी तरफ वही परमाणु ऊर्जा वाली बात, इसमें बिना संपादन के सनसनीखेज सामग्री और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा खतरा भी है। तो इसका भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तकनीक कितनी विकसित हो गई है। हाँ, इसका भविष्य लेखकों की ईमानदारी, सामाजिक सरोकार और उनकी जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी के आधार पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हमें एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। कैसा सवाल? लेख में यह बताया गया कि ब्लॉगिंग ने लोगों को अकेलेपन से लड़ने के लिए एक डिजिटल समुदाय दिया, हाँ, एक मानवीय जुड़ाव दिया। और अब प्रारूप तैयार करने या संपादन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग हो रहा है। जी। लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद लेख लिखने और इंसानों की तरह प्रतिक्रियाएं देने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा, हाँ, तो क्या भविष्य में इंसान अपने अकेलेपन से बचने के लिए जिस डिजिटल समुदाय में जाएगा, वहां उसके संवाद करने वाले साथी सच में इंसान होंगे अरे, या सिर्फ मशीनें होंगी? क्या ये नई तकनीक अंततः उस मानवीय स्पर्श और भावना को ही खत्म कर देगी जिसे खोजने के लिए ब्लॉगिंग की ये पूरी दुनिया शुरू हुई थी? उफ, ये विचार तो सच में बहुत गहरा है। क्या हम ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम इंसानों को ढूंढने जाएंगे और मशीनें हमसे हमदर्दी जता रही होंगी? इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।
सुनने वालों के लिए भी ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा खत्म होने के काफी देर बाद तक विचार किया जा सकता है। चलिए, इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।